नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, हेल्थ डेटा की हैकिंग, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। आपका, हमारा, सबका हेल्थ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको क्या क्या तकलीफें हैं, आप किन किन बीमारियों से या परेशानियों से ग्रस्त हैं। और आजकल आप जानते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर ये सब डिजिटाइज होता है, यानी कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, यानी कि उनके सर्वर में ये डेटा फीड होता है। पहले की तरह ये कागजों पर नहीं होता, और जब कोई डेटा सर्वर के अंदर होता है तो उसको चुराना, उसको हैक करना भी एक खतरा होता है। और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके सर्वर को हैक किया गया। कुछ खबरें बाहर आई, कुछ खबरें नहीं आई, लेकिन इसकी पुष्टि तो हो गई कि सर्वर हैक हुआ। रैंसम में क्या मांगा गया, क्या नहीं मांगा गया, इस पर लेकर बातचीत जारी है। लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को, और इस बात की गंभीरता को समझिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसा हॉस्पिटल या संस्थान, जहां पर देश के तमाम बड़ी हस्तियां अपने इलाज के लिए जाती है, और वो हस्तियां जिनका देश की रक्षा, सुरक्षा, इन सबसे सीधा ताल्लुक है, बड़े नेता, तमाम बड़े अफसर, अधिकारी, और उनका वो संवेदनशील हेल्थ डेटा वहां पर मौजूद है। और खबरें हैं कि ये डेटा चोरी भी हुआ है उस अटैक के दौरान। यानी आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके हेल्थ की पूरी जानकारी इस समय हैकर्स के हाथ में है या डार्क वेब पर चली गई है। और यही नहीं, आपने ये खबरें भी सुनी होंगी कि आईसीएमआर पर 24 घंटे के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर पर 24 घंटे में 6000 से ज़्यादा बार हैकिंग अटैम्प्ट हुए। एक और मेडिकल इंस्टीट्यूट का डेटा तो बाकायदा चुरा लिया गया, और उसकी जानकारियां 400-500 रुपए में वेब मार्केट में या ब्लैक वेब में बिक रही हैं। ब्लैक इंटरनेट जिसको आप कहते हैं, डार्क वेब, वहां पर बिक रही है। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अब हम सबका जो डेटा है वो किसी न किसी डिजिटल फॉर्मेट में, किसी न किसी हॉस्पिटल में सेव है। तो आज अचानक से आखिर भारत पर इतने हमले, साइबर अटैक, खासतौर पे हमारे हेल्थ सिस्टम पर क्यों बढ़ गए, और क्या आने वाले वक्त में इसके बहुत बड़े नतीजे होंगे, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबल के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक बख्शी, सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी, और साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजशेखर, कितना गंभीर है ये मामला? हम अक्सर ये खबरें सुनते थे कि फला कंपनी पे साइबर अटैक हुआ, फला इंस्टीट्यूट पर साइबर अटैक हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देश के जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, और वो भी बड़े हॉस्पिटल्स, उनके सर्वर का हैक होना, और वहां पर से इतना इंपॉर्टेंट डेटा, जहां पर देश के कई बड़े लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड है, उसका चोरी होना, ये कितनी बड़ी समस्या है आज की तारीख में, और भविष्य में इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पे हुआ है। यहाँ पे डेली हजारों पेशेंट आते हैं। एक छोटा सा अटैक लोगों का कितना वेटिंग टाइम बढ़ा सकता है, उनकी पुराने हिस्ट्री को रोक सकता है कि उनको जो टेस्टिंग अगर होंगी तो वो उनकी पुराने हिस्ट्री के बिहाफ पे होगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही हैक हो जाएगा तो आप ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि वो पेशेंट पहले कभी आया था कि नहीं आया था, या फिर उसके कौन से टेस्ट हुए हैं। कई बार पेशेंट अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आता है, लेकिन वो उतना पूरा नहीं होता। और दूसरी चीज, जब पेशेंट्स का डेटा ही चला जाता है, तो कोविड में भी आपने देखा होगा कि पेशेंट्स के पास कितने ऑफर आए थे कि आप हमसे ये पैकेज लीजिए, हम आपके घर पे आके इलाज करेंगे। कोई भी फर्जी डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए आपको ऑफर दे सकता है। तो बहुत सीरियस इशू है। और दूसरी तरफ हमारे जो हॉस्पिटल के सर्वर हैं, जो सिस्टम लगे हुए हैं, उनको भी रेगुलर मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेली आपके पास कौन आ रहा है। कई, आप जैसे कि आपने बोला कि बहुत बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे थी। तो इजीली अगर आपके सर्वर का लाइव एक्सेस हैकर्स के पास है, या किसी दूसरे कंट्री जैसे चीन या फिर इनके पास है, तो वो रियल टाइम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वीआईपी कहाँ जा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसको किस तरीके से अटैक किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू आ जाता है, और लाखों लोगों की जान भी खतरे में डाली जा सकती है, क्योंकि लोगों को इलाज से रोका जा सकता है कुछ टाइम के लिए। तो जो सीरियस पेशेंट हैं उनको इजीली आप इमरजेंसी के जो पेशेंट हैं उनको इलाज में काफी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। जी,
तो यहाँ पर राहुल त्यागी, क्या पर्पस है अटैकर्स का? क्या वो हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ रैंसम वसूली करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि उनके हाथ कुछ ऐसा डेटा लग जाए देश के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अहम लोगों का या आम लोगों का भी, जिसे एक तरफ तो डार्क वेब पे भेज दे, और अगर बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों का डेटा, किसी की भी हेल्थ का डेटा हाथ लग जाए तो समझा जा सकता है कि वो कितना सेंसिटिव है? क्या पर्पस है इसके पीछे? जी विपिन जी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में अभी अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा डॉक्टर रेड्डी के ऊपर भी हैक हुआ था एक बहुत बड़ा, और उसके बाद अभी स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि इंडिया के इमर्जिंग अर्थव्यवस्था बन रहा है मेडिकल के अंदर, तो जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली देयर इज ए वेरी बिग अटैक्स जो आगे भी जाके होंगे ही होंगे। क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता पाऊंगा बिकॉज एज ए कंपनी हम भारत के दो बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से जितना हमें समझ में आया है, आज की डेट में क्रेडिट कार्ड से ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे अदर पैनलिस्ट ने बताया कि डाउन टाइम अगर हो जाए तो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर पोज हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है इन बिटवीन। उसके साथ साथ अगर आप सोचिए कि आप एक हॉस्पिटल को गिराने के लिए उसके अंदर जितने भी उनके मेडिकल रिपोर्ट जो जनरेट हो रही हैं, अगर कोई HIV पॉजिटिव का रिपोर्ट लेके आया है और अगर आप उसके सिस्टम को हैक करके उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दें, अब डबल चेक करने के लिए कितने लोग होंगे जो उसको मान ही लेंगे कि हाँ हॉस्पिटल एम जैसे या जहाँ किसी इतने बड़े हॉस्पिटल में हमने टेस्ट करवाया है तो ये जो रिपोर्ट आई है वो सही ही है। तो देखिए आप बंदे की जिंदगी ही खत्म एक तरीके से करवा सकते हो। तो एक हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा जो ऑलरेडी आपको फॉल्स रिपोर्ट्स के थ्रू दिया जा सकता है। तीसरा है ब्लैकमेलिंग ऑफ डेटा विपिन जी, जिसके कारण फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, उसका एक डेटाबेस बनाया है अगर हॉस्पिटल ने अलग से, अगर वो लिस्ट लीक हो जाती है तो कितने लोग होंगे जो इससे कंफर्टेबल होंगे। और अगर कोई लड़की है या लड़का है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, अगर पता लग जाए कि ये इसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है इतने सालों से, तो आगे उसकी भी फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और लास्ट है आपका जो फॉल्स क्लेम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है जो लीक हुई है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आज की डेट में ले सकते हैं जिसे हम जीरो कैश अवेलेबिलिटी बोलते हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं जो पेशेंट्स को। तो आपको पता भी नहीं है आपके नाम से कोई ऑपरेशन करवा लिया गया है या कोई ऑनलाइन ऐसा डेटा जो आपका ऑलरेडी उस हॉस्पिटल के पास पड़ा था एक क्लेम लेने के लिए, सिमिलर डेटा यूज होके आपका एक फॉल्स क्लेम ले लिया गया और आपका पैसा वहां से निकाल लिया गया जो आपने ऑपरेशन करवाया भी नहीं है। सो ये सारी चीजें मकसद होती हैं क्रिमिनल्स की, और यहाँ पे यूजर के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट और ड्रग अब्यूजर है, वो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है लेकिन वो बताना नहीं चाहता सोसाइटी के अंदर कि वो इस चीज से गुजर के आया है, आगे उसके फ्यूचर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये डेटा बाहर आता है। तो इसके और भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन जिसकी मेडिकल हिस्ट्री वो नहीं चाहते पब्लिक डोमेन में आए, जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी आगे जाके हम कुछ ऐसे यूज केसेस दे सकते हैं। नहीं, जो आप बातें बता रहे हैं वो डराने वाली भी हैं और चिंता में डालने वाली भी। तो अभिषेक बख्शी साहब, एक रिपोर्ट में और देख रहा हूं, और ये नॉट VPN की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बहुत बड़ा डेटा जो है वो डार्क वेब पे भेजा गया और उसमें करीब करीब 6 लाख भारतीयों का भी डेटा शामिल था। हेल्थ डेटा की मैं बात कर रहा हूं। अब सवाल ये, और कुछ 490 रुपए या कुछ उन्होंने डॉलर टर्म्स को कैलकुलेट करके बताया कि बस इतने में बिक रहा है, लेकिन कौन है जो उस तरफ ये डेटा खरीद रहा है और क्या करेगा उसका? देखो, एक चीज जो हमें समझनी चाहिए विपिन जी, वो है कि साइबर अटैक जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे बहुत कॉमन है। तो ये बहुत हिस्टोरिक डेटा है, करीबन 10 साल से चलता आ रहा है। ये डेटा के दो तरीके, एक तो जैसे पैनलिस्ट ने बोला कि रैंसमवेयर हो सकता है, या दूसरा बोला कि आपका इंफॉर्मेशन यूज करके उसका फायदा कोई और उठा सकता है। तो ऐसे कई चीजें हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हमको ये जानना है कि हैकर्स क्या करते हैं डेटाबेस या कौन खरीदता है, तो इसके मल्टीपल बायर्स हो सकते हैं। जैसे किसी को इंश्योरेंस क्लेम एजेंट्स है, उनको जानना है कि इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या एक्सपोजर है, या फिर दूसरे इस बेसिस पे किसी को इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपके बिलिंग डिटेल्स होते हैं, कार्ड डिटेल्स होते हैं, आप बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स ही यूज करते हैं। सो ये सारी पेमेंट हिस्ट्री भी उनके पास होने की संभावना हो सकती है।
और ये यूज करके कई तरीके के फिशिंग मेल्स करके या फिशिंग अटैक्स करके, सोशल इंजीनियरिंग करके, ये मेडिकल हिस्ट्री को यूज करके, उसका डेटा यूज करके आपकी आम जिंदगी में भी बाद में भी आप पे अटैक्स कर सकते हैं। तो ये डेटा जो यूज करने का तरीका है, डेटा इज गोल्ड सब बोलते हैं, तो डेटा कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज करो या वैसे फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका डेटा उनके पास है आप खतरे में है। जी, तो जब तक डेटा उनके पास है, खतरे में है। तो राजशेखर साहब, अब तो देखिए, जहां तक एम्स की जानकारी मुझे है, 8 साल पहले वहां डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ था और अब तो वो कंप्लीटली एक डिजिटल हॉस्पिटल है, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 6000 से ज़्यादा सिस्टम्स उसमें एट अ टाइम रन करते हैं। और एम्स के बाद देश के हजारों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर अब वो आपका डेटा ऑनलाइन ही रखते हैं। तो फिर तो ये तो एक बड़ी समस्या हो गई। अब इसको कैसे निपटेंगे? हम जाके ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, हमारा तो डेटा पेपर पे रखिए, मत डालिए। और आप ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई किस दिन इनका सर्वर हैक हो जाएगा और उसके लिए उन्होंने कितने सुरक्षा के इंतजाम किए। तो ये तो एक बहुत डाइसी सिचुएशन होगी। देखिए, इसके लिए भी अगर हॉस्पिटल चाहे या फिर जो अदर इंस्टीट्यूट हैं वो अगर चाहें तो उसको सिक्योर कर सकते हैं इजीली, लेकिन हम लोग आलसी ज्यादा होते जा रहे हैं। हम लोग नहीं तो राजशेखर साहब, क्या हम ये माने कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो साइबर सिक्योरिटी है उसके पुख्ता इंतजाम नहीं थे? इंटरनेट की दुनिया के अंदर पुख्ता इंतजाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं हो सकती। ना गूगल हो सकता है, ना फेसबुक हो सकता है, लेकिन हाँ, हम उसको रोक सकते हैं। अलग अलग तरीके काफी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, काफी सारी एजेंसीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने सिस्टम तो वहां पे लगा लिया, एक एजेंसी को हायर करके हमने सर्वर लगवा लिए, सारा वो कर लिया, सिक्योर करवा लिया, लेकिन 6 महीने बाद हम उसको भूल जाते हैं कि उसको अपडेट भी करना होता है, अपग्रेड भी करना होता है। आपने एंटीवायरस डाला हुआ है तो उसको भी अपडेट करना है, अदर चीजें भी है, उसका ऑडिट भी करवाना है, लेकिन हम टाइम के हिसाब से वो चीजें भूलते जाते हैं और हैकर्स उसी का फायदा उठाते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल भी ले तो जैसे आजकल एटीएम लगे हुए हैं, तो एटीएम के जो विंडोज हैं वो आज भी बहुत पुराने चल रहे हैं। वही चीज यहाँ पे होती है, क्योंकि जब आप लिनक्स या फिर सर्वर में जाते हैं तो सर्वर हर महीने, हर 15 दिन में अपडेट होते रहते हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, और हम उसको नेग्लिजिबल करके उसको छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है, अभी तक तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज, हम बैकअप पे कभी फोकस नहीं करते कि हमें पैरेलल बैकअप भी हमेशा रखना चाहिए, और कुछ भी होता है तो उसका हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए कि हमारे पास जो मेल आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। और जितनी हमारी टीम है जो उन सर्वर को मैनेज करती है, जो सिस्टम पे बैठती है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि अगर हमारे साथ जो ठगी होती है वो हमारे खुद की गलती के कारण होती है। हमारे देश में या फिर सारी दुनिया को देख लीजिए, सबको फ्री में सब कुछ चाहिए। तो फ्री में जैसे पायरेटेड मूवी या अदर साइटों पे हमें कुछ मिलता है तो हम उन्हीं सिस्टम के जरिए इंटरनेट खोल के इजीली डाउनलोड करने का सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट या फिर पूरे हॉस्पिटल या पूरे सर्वर को बर्बाद कर सकती है। तो ट्रेनिंग भी हमेशा देनी चाहिए, सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सिक्योर कर सकते हैं, और अकेला सारा का सारा पेपर्स पे रखना आज के दिन पॉसिबल नहीं है। हमें डिजिटलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो राहुल, क्या हुआ होगा एम्स में? क्या सिस्टम उस तरीके से अपडेटेड नहीं रहे होंगे, या फिर आप ये मानिए कि एक टसल है, कभी आप आ गए तो कभी हैकर्स आ गए, इसका कभी कोई एक फाइनल आउटपुट नहीं हो सकता कि नहीं, ये एक जैसा कह रहे हैं राजशेखर साहब कि नहीं, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं? विपिन, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से भारत के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो इस फील्ड के अंदर जितना हमने देखा है, देखिए, हर एक हॉस्पिटल के अंदर, एंड डेफिनेटली इंडिया में अगर आप मेच्योरिटी लेवल की बात करें तो फिनटेक इंडस्ट्री, खासकर बैंक्स हो गए, जितनी वो सख्त हैं आरबीआई जैसे उनके पीछे, और जिस तरीके से उनका स्क्रूटनी होता है, या जिस तरीके से उन्होंने अपना साइबर सिक्योरिटी का सेटअप किया हुआ है, अगर हम कोसमोस बैंक की बात कर छोड़ दे तो आई थिंक शायद ही कोई बैंक होगा जो एक बड़े लेवल पे हैक हुआ होगा। यूजर हैक होते रहते हैं, लेकिन बैंक की एजेंसी कोई हैक नहीं होती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हैक नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें इस मेडिकल इंडस्ट्री की या इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी एक मैच्योरिटी स्टेज पे इसको आना बाकी है। और इंडिया में ही नहीं, अगर आप एग्जांपल लें
इसी 2000 लास्ट ईयर की, तो मीडिया बैंक नाम का एक बहुत बड़ा एक मेडिकल स्ट्रीम था जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, वो हैक हुआ। उसके बाद ड्रग एडिक्ट की लिस्ट, अल्कोहल अब्यूजर्स की लिस्ट, HIV पॉजिटिव की लिस्ट लोगों की, उनको फोन किए गए क्रिमिनल के द्वारा कि हम इसको बता देंगे, उसको बता देंगे, नहीं तो हमें आप पैसे दीजिए। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट। हॉस्पिटल को जितने भी अगर वो सुन रहे हैं, उनको दो चीजों का ध्यान देना है जो हम अपने कस्टमर को भी बोलते हैं। एक है आपका प्रोएक्टिवनेस रहे, उनको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि कहाँ से हमें अटैक हो सकता है, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। अगर ये हो जाता है, कितनी देर में हम इसको ठीक करके वापस अपने काम को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर हम एम्स की बात करें तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, उनका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इतना इफेक्टिव नहीं था, उनको टाइम लगा वापस सब चीजें लाने में। सो कंपनियों की जो हॉस्पिटल के पीछे जो ग्रुप्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको एक सीरियसनेस के थ्रू करना चाहिए। और अगर ये प्राइवेट किसी हॉस्पिटल पे हुआ होता तो आप देखिए बहुत सारे लोग होते जो उस हॉस्पिटल को एज ए कस्टमर छोड़ के दूसरे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे चले जाते, क्योंकि अगेन कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। और अगर अब हम ये मान के चल रहे हैं कि डैमेज हो गया है, मैं नहीं मानता, क्योंकि डैमेज अभी शुरू ही हुआ है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्रिमिनल्स के पास है, दे विल फाइंड डिफरेंट वेज कि उससे और पैसा कैसे बनाया जा सकता है, या तो कस्टमर को कॉल करके या हॉस्पिटल को थ्रेट करके। और जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स को बेचते हैं किसी और कंट्री जिसके साथ हमारे भारत का रिलेशन सही नहीं है, और VVIPs का इंफॉर्मेशन अगर वहां पे सेल किया जाता है, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, यही बड़ा कंसर्न है कि इतने, अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में तो देश के तमाम बड़े नेता और हिस्टोरिकली सबका इलाज वहां होता आ रहा है, कई बड़े सेना के अधिकारी, तमाम उन सबका हेल्थ डेटा। और ये इसीलिए बहुत गंभीर मामला है कि अगर वो इंफॉर्मेशन आउट है, वो इंफॉर्मेशन किसी भी गलत हाथ में है, तो फिर वो चिंता की बात है। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थोड़ा बात को और आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या इसका कोई उपाय भी है, या सिर्फ ये एक आपके हमारे हाथ की बात नहीं है, या ये बड़े लेवल पे एक देश को ही डिसाइड करना होगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को उस लेवल पे जाके काम करना होगा कि इन संस्थानों में जो साइबर सिक्योरिटी है उसका भी लेवल वैसा ही हो जैसा हमारी सीमाओं पर है। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज बात हो रही है हेल्थ डेटा की हैकिंग की। पिछले दिनों कई घटनाएं हुई हैं देश के अंदर। देश के बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स और ICMR पर साइबर अटैक हुए हैं, और अब खबरें ये निकल कर आ रही कि देश के कई बड़े राजनीतिकों का, कई नेताओं का, कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का डेटा चोरी हुआ है। बहुत सारे दूसरे लोगों का भी डेटा चोरी हुआ है, हेल्थ डेटा जो डार्क वेब पर बिक रहा है, उसमें आपका हमारा हेल्थ डेटा भी शामिल हो सकता है। ब्रेक से पहले हमने बात की कि कितना गंभीर है ये मामला और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। अभिषेक बख्शी, तो क्या वक्त आ गया है कि जिस तरह हम देश की बॉर्डर सिक्योर करने के लिए हर साल एक बड़ा सा बजट बनाते हैं, एक बड़ी सी हमारी सेना है, लगभग उसी लेवल पर, उसी गंभीरता के साथ, लगभग उसी अप्रोच के साथ अब आपको आपका जो डिजिटल पूरा सिस्टम है, चाहे वो आपके हेल्थ इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपके दूसरे इंस्टीट्यूट हो, वहां पर सेफगार्ड्स खड़े करने पड़ेंगे। नहीं तो आगे चल के ये चीजें तो इसी लेवल पे और ज्यादा बढ़ेंगी और देश के लिए शायद सीमाओं से ज्यादा बड़ा खतरा यहां हो जाएगा। जी, एक बात समझने की हम सबको जरूरत है कि जैसे वॉर फ्रंट पे कुछ दिनों पे मूवमेंट्स होती है, साइबर वर्ल्ड में ये कंटिन्यूअस मूवमेंट जारी है। आप जो एम्स पे अटैक हुआ है, दिस इज ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट। तो ये अटैक क्यों हुआ है? क्या इसके पीछे कोई नेशनल सिक्योरिटी या कोई एजेंसी का था? किसका डेटा उनको छुड़ाना था, या कोई टारगेटेड अटैक था? ये हालांकि एक बात होगी, अटैक्स होते रहेंगे, बट जैसा कि आपने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर एक जो हमें कंसर्न है कि इसको कैसे बचे, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और मॉनिटरिंग सिर्फ ऐसे नहीं कि आप आज आपके सर्वर पे अटैक हुआ है तो उनको कंट्रोल करो। दो चीजें होती है, एक तो नेटवर्क के अंदर आप पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करो, उनको देखते रहो, और जो ये हैकर्स की दुनिया है, जो बाहर से अटैक होते हैं, उस दुनिया पे भी आपका कंट्रोल हद तक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो कैसे करते हैं कि फायरवॉल के बाद जो भी आता है आपका, उस पे भी आपकी नजर हो। कोई आपके बारे में बात कर रहा है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, किस लेवल तक बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है,
ये सारी जानकारी आज मिलना बिल्कुल संभव है अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटरिंग भी करते रहे। और ये जरूरी क्यों है? ताकि आपको अर्ली इंटेल मिले। अर्ली इंटेल का मतलब यह है कि आज अटैकर अगर प्लान करता है कि मुझे एम्स टारगेट करना है, तो ये कोई 1-2 दिन में नहीं होता। इसके पीछे 1-2 महीने का काम है, और इन 1-2 महीने में ये जरूर पॉसिबल है कि इस बातचीत को जो हैकर ग्रुप पे होते हैं या डार्क वेब पे होते हैं, वो कई कंपनियां पकड़ सके। तो ये दोनों तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी का एक कॉम्बिनेशन आपको या सारी तो गॉट योर पॉइंट कि आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके रेगुलर वॉरफेयर्स होते हैं, आप उसमें इंटेल का इस्तेमाल करते हैं और तमाम तौर तरीके अपनाते हैं, लगभग उसी तरह का यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राहुल, क्या एक आम व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि डेटा तो मेरा भी और अब तो हर चीज़ डिजिटल है, आधार कार्ड से लेकर तो तमाम छोटी मोटी, तो बैंकिंग, तो हेल्थ, तो सारी चीज़ें सरकार भी चाहती है कि डिजिटल फॉर्मेट में हो और लोगों की सुविधा के लिए भी है। तो अब मैं एज अ सिंगल इंडिविजुअल कुछ कर सकता हूं इस बारे में, या फिर मुझे निर्भर रहना पड़ेगा कि जो देश की सरकार करे और सिक्योरिटी एजेंसीज करें वहां तक ठीक है, अब जिस दिन अटैक होगा तो वो उन्हीं को संभालना, मैं कुछ नहीं कर सकता? ये अनफॉर्चुनेटली विपिन जी ये रियलिटी भी है, क्योंकि अगर आप देखिए एक यूजर जिसकी एक मौत पे बनी हुई है या उसको ऐसी कोई बीमारी है जहां पे उसको हॉस्पिटल चाहिए, वो ये कभी भी नहीं देखेगा कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है कि नहीं, वो चाहता भाई मेरी जान बच जाए। और जब क्रिटिकलिटी आप देखते हो तो चीजों की, तो क्रिटिकलिटी के अकॉर्डिंग एक जो कस्टमर है या जो पेशेंट है वो डिसीजन लेता है, वो चाहे एम्स में ले रहा है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक के ऊपर, तो वहां पे कंसर्न जो प्राइवेसी का है वो नहीं रहता। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी अगर वो पब्लिक होती हैं तो आपको कंसर्न रहना चाहिए। यहाँ पे जो पढ़े लिखे यूजर हैं जिनको पता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो चीजें, वो देखें, वो थोड़ा सा रिसर्च करें कि ये जो कंपनी है या जो कोई हॉस्पिटल है इसका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्या है। और हर एक अपना जो होटल हॉस्पिटल होता है उसके अंदर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जिसकी ये डेजिग्नेशन ही होती है कि उस हॉस्पिटल का डेटा सिक्योर करके रखना। तो अगर आपके पास टेक्निकली लिटिल बिट कैपेबिलिटी है और आपको पता है कि मेरे को कोई ऐसी चीज करवानी है जो कल को पब्लिक डोमेन में आएगी तो मेरे खिलाफ जा सकती है या मिसयूज हो सकती है, तो ये अवेयरनेस रखें। हालांकि ये एक बहुत ऑर्थोडॉक्स या मैं कह सकता हूँ अनयूजुअल एक रिक्वेस्ट है, बट एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उसके अंदर ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके चैनल क्विकली, हाँ, और गवर्नमेंट भी सुनती है, गवर्नमेंट में जो हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है हमारा कोई है ही नहीं। अगर है तो वो इतना आउटडेटेड है कि उसके अंदर कोई है नहीं। आज आप यूरोप में देखिए वहां पे हिप्पा चलता है, कंप्लायंस है, जिसके अंडर बॉडी में करना पड़ता है। जैसे आरबीआई एक बॉडी है जो फाइनेंशियल सिस्टम को ध्यान रखती है, टाइट करके रखती है, वैसे ही हेल्थ के अंदर, क्योंकि हम कितनी बड़ी एक डेमोग्रेसी और इतना बड़ा डेटा है जो चल रहा है, वो हेल्थ केयर में हम इतना पॉइंट है राहुल, क्योंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन शायद जो क्रक्स है वो यही है कि हमको अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना होगा। हमको शायद अब डिजिटाइजेशन से ज्यादा उस डिजिटाइजेशन की सुरक्षा पे खर्च करना होगा। और देखिए इंडिविजुअल के बस की बात तो नहीं है, आपने उपाय बताए बहुत सारे, लेकिन आप कौन से हॉस्पिटल, कौन से इंस्टीट्यूट पे आप ये देखने और चेक करने जाएंगे कि उनका सिस्टम कितना रोबस्ट है और क्या वो हैकर उसे कभी मात नहीं दे पाएगा। तो ये थोड़े से अपर लेवल की बातें हो गई, लेकिन इतना तय है कि कमर कस लेने का वक्त आ गया है, चाहे बड़े लेवल पे है, नेशनल लेवल पर ही है, लेकिन सिक्योरिटी के वैसे ही इंतजाम यहां पर होने होंगे। अगर आपको डिजिटाइजेशन में आगे बढ़ना है तो उससे पहले डिजिटल सिक्योरिटी के पुख्ता वॉर लेवल इंतजाम शायद हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।